जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो होमवर्क सीरीज शुरू किया था उसको फ्रेंड्स हम लोग 28 को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये रोशन आनंद सर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप 28 समझ रहे होंगे। ये अपने आप में डेली आपको 75 क्वेश्चन रहता है। हम लोग का टारगेट 75 क्वेश्चन का है, लेकिन महज आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाता है। तो प्लीज आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए और डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आज का डेट है 5/3/2025 का ये होमवर्क है। और देखिए फ्रेंड्स, ये आज का होमवर्क है और ये देखिए होमवर्क सीरीज में जो आपको रहता है ना, इसमें करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके जो भी होमवर्क देते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। तो प्लीज अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ फ्रेंड्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट है क्या, प्रथम बोडो लैंड महोत्सव का आयोजन कहां और किसके द्वारा किया गया। देखिए, प्रथम बोडो लैंड महोत्सव का आयोजन किया गया ना, वो न्यू दिल्ली, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में किया गया। न्यू दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पे था? प्रगति मैदान में। न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया आयोजन फ्रेंड्स। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब देखिए, अब न्यू दिल्ली से कुछ पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। 2+2 वार्ता न्यू दिल्ली में किया गया। रायसीना डायलॉग का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। G20 में 2023 में जो हुआ था उसका भी आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। अगला आपका 2 नंबर की बन्नी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? देखिए, बन्नी उत्सव का जो आयोजन किया गया है ना, याद रखिए कुन्नूर आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुन्नूर आंध्र प्रदेश में बन्नी उत्सव आयोजन का जो आयोजन किया गया कुन्नूर आंध्र प्रदेश में। अब देखिए, एक पॉइंट है आपका विंग्स इंडिया का जो आयोजन किया गया था ना, विंग्स इंडिया का जो आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो याद रखिएगा, इसको हैदराबाद में किया गया था। हैदराबाद में विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया था, हैदराबाद में। और याद रखिए, हैदराबाद में कहाँ पे था? हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया गया था विंग्स इंडिया का आयोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का जो आयोजन किया गया ना, वो न्यू दिल्ली में किया गया। न्यू दिल्ली में कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव से, तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन करता कौन है? तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके आयोजन करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में क्या है फ्रेंड्स? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो याद रखिएगा इसकी जो गठन किया गया था ना, वो पेरिस समझौते के तहत, पेरिस समझौता हुआ था। उसके तहत क्या हुआ था कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था। और याद रखिए, इसमें कौन सी बैठक में? तो COP21 बैठक में इसका आयोजन किया गया था। और ध्यान रखिएगा, भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। याद रखिए, गुरुग्राम में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। देखिएगा कि हाल ही में कौन सी 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा, 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की। तो याद रखिए, आपका पाली हो गया, दूसरा हो गया आपका प्राकृत भाषा, तीसरा हो जाएगा आपका मराठी भाषा हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा आपका असमिया भाषा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा असमिया। और 5वां हो जाएगा आपका बंगाली। 5वां क्या हो जाएगा? तो बंगाली। याद रखिएगा, ये 5 जो है 5 नए शास्त्रीय भाषा को स्वीकृति प्रदान किया गया। देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं ना, अगर 6 तो शास्त्रीय भाषा थी, लेकिन अभी 5 और ऐड हो गया, तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अगला आपका 5 नंबर के 21वां और 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन क्रमशः कहाँ किया गया। देखिए, 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया जबलपुर में। याद रखिएगा, जबलपुर में किया गया। जबलपुर कहाँ है? तो जबलपुर आपके मध्य प्रदेश में। 21वां। अगर हम बात करें 22वां कहाँ किया गया, तो 22वां न्यू दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर की हाल ही में NCERT द्वारा इतिहास में सिंधु सभ्यता के किस स्थल के अवशेष को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को? तो राखी गढ़ी को क्या हुआ? राखी गढ़ी को NCERT ने क्या किया है कि इतिहास में शामिल किया गया। और राखी गढ़ी कहाँ है? तो आपके हरियाणा में। अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, तो सुनिएगा कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो यही राखी गढ़ी है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
राखी गढ़ी यहाँ पे पूछ रहे, भारत में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, और दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ, तो धौलावीरा आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के मतलब कि आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। देखिए रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, चंद्रपुर पाकिस्तान में है, रंगपुर कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है ये स्थल, ठीक है। 7 नंबर की भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए भारतीय कला महोत्सव का जो आयोजन किया गया ना, वो सिकंदराबाद में किया गया, सिकंदराबाद, याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है, तो सिकंदराबाद में इसका आयोजन किया गया। भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया। सिकंदराबाद कहाँ है, तो याद रखिए तेलंगाना। सिकंदराबाद कहाँ है, तो तेलंगाना में। एक क्वेश्चन देखिए याद रखिएगा कि हैदराबाद और सिकंदरा को जुड़वा राजधानी कहा जाता था। याद रखिए हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे फेस्टिवल याद रखिएगा। सिग्मो फेस्टिवल जो आपके गोवा में मनाया जाता है, खर्ची पूजा आपके त्रिपुरा में। सुनिएगा कि सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है, खर्ची पूजा फेस्टिवल आपको त्रिपुरा में मनाया जाता है। जात्रा फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में, धनु जात्रा उड़ीसा में। याद रखिए जात्रा बोले तो वेस्ट बंगाल, अगर आप पूछे कि धनु यात्रा बोले तो याद रखिए उड़ीसा में मनाया था, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में इसको मनाया जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि और फेस्टिवल में, आपका जगह काला घोड़ा जो फेस्टिवल है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला आपका 8 नंबर कि रामबन अनारदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, इसका संबंध किस राज्य से। देखिए रामबन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया ना, ये जम्मू कश्मीर में, ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो सुनिएगा कि भारतीय संघ में विलय हुआ था जम्मू कश्मीर को 1947 में। भारतीय संघ में विलय हुआ था जम्मू कश्मीर को 1947 में, लेकिन ध्यान रखिएगा एक यहाँ से पॉइंट, जम्मू कश्मीर से 31 अक्टूबर 2019 को ध्यान रखिएगा कि यूटी बना दिएगा जम्मू कश्मीर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि जीआई टैग अधिनियम, जीआई टैग जो अधिनियम आया था, जीआई टैग अधिनियम, देखिए कोई भी जीआई टैग ना 10 साल के लिए दिया था। जीआई टैग आया था 1999 में आया था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जीआई टैग सबसे पहले कहाँ पे और किसको दिया गया था, तो याद रखिएगा जीआई टैग दिया गया था पहला वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग चाय को। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था 2003-4 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला 9 नंबर के हाल ही में मनकीडिया समुदाय के वनों पर निवास का अधिकार दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है। ध्यान से सुनिएगा कि मनकीडिया समुदाय को वनों पर निवास का अधिकार दिया गया, इसका संबंध उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ याद रखिएगा, देखिए अभी हाल ही में एक जनजाति जिसको सैम्पेन जनजाति कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। सैम्पेन जनजाति, देखिए सैम्पेन जनजाति को ना, ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, 18वीं लोकसभा का चुनाव में इसमें वोट देने का अधिकार दिया गया था, ठीक है नहीं, इन्होंने वोट दिया था सैम्पेन जनजाति ने। एक ब्रू जनजाति है, ब्रू, इन्होंने भी क्या किया था कि ब्रू जनजाति ने जो 18वीं लोकसभा में हुआ था चुनाव, उसमें क्या हुआ था कि वोट दिया था। अगर हम सैम्पेन जनजाति की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं ये सैम्पेन जनजाति, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक है आपका सैंडलिच जनजाति, सैंडलिच, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा सैंडलिच, ये सैंडलिच जनजाति है ना, ये सबसे खूंखार जनजाति। क्वेश्चन आएगा कि बताइए भारत की सबसे खूंखार जनजाति कौन है, तो यही सैंडलिच जनजाति है, सैंडलिच। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील जनजाति। सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील जनजाति। ये महाराष्ट्र में और बहुत सारे और राज्यों में होता है, लेकिन ज्यादातर महाराष्ट्र में पाया जाता है, ध्यान रखिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो याद रखिए गोंड जनजाति। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि क्वेश्चन ये बना गया कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो टोंडा जनजाति। क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होइएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है टोंडा जनजाति, और उत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो थारू जनजाति। उत्तर भारत की कौन है, तो थारू जनजाति, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, देखिए ये रिवीजन सीरीज 1.0, देखिए मतलब इसमें 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और मतलब जो भी क्वेश्चन रहेंगे मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे जो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है क्या, बिहार में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, आपको पता है कि राजगीर में किया गया, राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया। अगला कि पीएम श्री पर्यटन हवाई यात्रा योजना कहाँ से शुरू किया गया है, तो एमपी, देखिए एमपी मध्य प्रदेश में राजा भोज एयरपोर्ट से, ठीक है ना, किया गया इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन है आपका जेड मोड सुरंग कहाँ बस्थित है, तो आपको पता है कि जेड मोड सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर, कल तक आपको पता था जम्मू कश्मीर में है, और ये 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है कि वह सुरंग जिसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में दर्जा दिया गया, तो सेला सुरंग। याद रखिए कौन सा सुरंग है, तो सेला सुरंग को दर्ज किया गया, सेला सुरंग को किया गया, और इसकी ऊंचाई 13,000 फीट पे है। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान पार्क कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र में संविधान पार्क अवस्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस आपको पता है कि नालंदा में लगाया गया था, राजगीर, नालंदा में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो मैं आपको बताया था कल भी, ओखा द्वीप को द्वारका से, ओखा द्वीप को
ओखा द्वीप को द्वारका से जोड़ता है, द्वारका से जोड़ता है ये सुदर्शन झील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे जटिल भाग माना था? तो याद रखिएगा भाग 2। ठीक है, भाग दो को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सबसे जटिल भाग माना था। भाग 2 में आपको ये नागरिकता से संबंधित है, और याद रखिएगा ये अनुच्छेद नागरिकता जो संबंधित अधिनियम है जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें वर्णित है। भाग 2 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि ये अगर जो ये भाग 2 को लागू कब किया गया था, तो याद रखिएगा डेट 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि ये भाग 2 को लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो याद रखिए 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। 12 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति जो की जाती है ना, स्पीकर के द्वारा, स्पीकर के द्वारा की जाती है। अभी वर्तमान में अभी जो 18वीं लोकसभा के स्पीकर किसे बनाया गया है? तो ओम बिरला को। किसे बनाया गया? तो ओम बिरला को वर्तमान में 18वीं लोकसभा के स्पीकर बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आपको पहले से क्वेश्चन सुने होंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो यही होता है जीके जीएस। आप क्या है ना कि कोई क्वेश्चन को बार बार सुनिएगा ना, तो उसके दिमाग में क्या होता है ना कि महज आपको फिक्स हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या महासचिव की, तो सुनिएगा ध्यान से, अभी वर्तमान में लोकसभा के सचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। उत्पल कुमार सिंह जो है अभी वर्तमान में क्या है? लोकसभा के महासचिव या सचिव बोलिए। ठीक है ना, लोकसभा सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए लोकसभा सचिवालय का उल्लेख जो है अनुच्छेद आपके 98 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर के, अनुच्छेद 169 के तहत किसकी सिफारिश पर संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा किसकी सिफारिश? तो विधानसभा, याद रखिए विधानसभा की सिफारिश पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी गई है, विधानसभा के सिफारिश पर। याद रखिए विधानसभा तो लिख देते हैं विधानसभा के सिफारिश पर। देखिए अगर हम बात करते हैं कि विधानसभा का जो उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 170 में उल्लेख है विधानसभा का। अगर हम बात करते हैं विधानमंडल का उल्लेख किस में है? तो विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में उल्लेख है विधानमंडल का। अगर हम बात करते हैं विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। अगला 14 नंबर, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा मूल अधिकार की बात करते हैं तो कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, विदेशी को नागरिकों को प्राप्त नहीं, केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मूल अधिकार ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। 15 नंबर के, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण संविधान में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों यानी कि आंग्ल समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है? तो याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन इसके तहत क्या होता है? लोकसभा में राष्ट्रपति जो 2 आंग्ल समुदाय को जो मनोनीत करते थे इसको समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए कुछ संशोधन याद रखिए। सबसे पहले 100वां संविधान संशोधन होता बांग्लादेश भूमि अधिग्रहण जो 2015 में हुआ था। हुआ था 101वां हुआ था जीएसटी के लिए हुआ था। 102वां हुआ था ओबीसी आयोग के लिए 102वां संविधान संशोधन हुआ था। 102वां ओबीसी के लिए हुआ था। अब बात करते हैं 103वां, तो 103वां हुआ था ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल वाले लोग को ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया जाए। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं क्या 104वां तो बता दिया कि 2 आंग्लों को समाप्त कर दिया। 105वां जो है महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए था। 106वां था नारी बंधन विधेयक। ठीक है ना, 106वां में क्या है? नारी बंधक विधेयक था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, केंद्रीय वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? सुनिएगा ध्यान से कि केंद्रीय वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो देखिए ये अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति को क्या होता है कि केंद्रीय वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं राष्ट्रपति को। अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग की, तो सुनिएगा वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में वर्णित है वित्त आयोग। पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 से 52 में पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था। याद रखिएगा जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं वर्तमान में 16वां वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। मतलब ये जो इसके अध्यक्ष बनाए गए किसे बना था? अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और इनका कार्यकाल कब से रहेगा? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक रहेगा। पहला नंबर है क्या कि हीलियम, आर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है तो किस तल का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा फ्लोरीन का निर्माण होता है। किसका होता है? तो याद रखिएगा
फुलेरीन का निर्माण होता है, फुलेरीन का निर्माण होता है। देखिए कार्बन के अप्रूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, कोयला, ये सब क्या है फ्रेंड्स, तो कार्बन के अप्रूप है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर की याद रखिएगा कि पीतल मिश्र धातु में तांबा और जिंक का प्रतिशत क्या है, क्रम लिखिए। देखिए अगर हम बात करते हैं, एक ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी, ठीक है, पिताजी, एक ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी, पिताजी, पी से हो जाएगा पीतल, तो से तांबा, अजो से जिंक, तो पीतल आपका 70% और जिंक आपका 30%, तो 70% और 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर की प्राक्कलन समिति का गठन कब और किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, यहाँ पे थोड़ा सा किया गया था, ध्यान से सुनिएगा कि प्राक्कलन समिति का गठन जो किया गया था ना, कब किया गया था, तो 1950 में, 1950 में किया गया था। और याद रखिएगा इसके सिफारिश पर, तो याद जॉन मथाई समिति, जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर, जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर क्या हुआ था कि प्राक्कलन समिति का मतलब कि गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए प्राक्कलन समिति से कुछ याद रखिएगा। देखिए प्राक्कलन समिति में सदस्य की संख्या ना 30 होती है, प्राक्कलन समिति में सदस्य संख्या कितनी है, 30 है, और ये सभी के सभी लोकसभा से थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति की, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, सुनिएगा कि संसद की सबसे बड़ी समिति को ना प्राक्कलन समिति कहते हैं। और याद रखिएगा प्राक्कलन समिति को ना मतलब इसकी जुड़वा बहन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को कहते हैं। अगला आपका 21 नंबर की यूएनएफसीसीसी द्वारा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई थी। देखिए ये जो यूएनएफसीसीसी द्वारा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ना क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। ठीक है, प्रोटोकॉल लाया गया था, ध्यान से क्योटो प्रोटोकॉल लाया था। और याद सुनिएगा कि ये आया था 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, और अपनाया गया था 2005 में अपनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। लेकिन सुनिएगा एक क्वेश्चन आता है क्या कि क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन है, तो जापान। अगला आपका 22 नंबर किस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, तो याद रखिएगा ये आपका 1813 का अधिनियम, 1813 के अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था कंपनी के अधिकार पत्र को। ठीक है, और देखिए 1813 के अधिनियम में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च किए जाएंगे। ठीक है, अभी होता है आपका 1833 का अधिनियम, सुनिएगा 1833 का अधिनियम ना कंपनी के शासन में, तो इसमें कहा गया था कि कंपनी इसमें शासन नहीं करेगी। लेकिन 1858 का अधिनियम आया था, उसमें क्या हुआ था कि कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, और गवर्नर के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। उसके यहाँ पे 1858 में वायसराय के पद लाया गया था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर की न्यूटन की गति में कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल है, तो आपका गति का जो नियम है फ्रेंड्स याद रखिएगा, तीसरा गति का नियम है, न्यूटन का तीसरा गति का नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मतलब कि रॉकेट प्रणोदक। ठीक है, और पहला आपको पता है कि जरक का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक है, और देखिए बल का परिभाषा पहला नियम से मिलता है, और बल का जो व्यंजक फॉर्मूला मिलता है वो दूसरे नियम को से मिलता है, न्यूटन के दूसरे नियम से। 24 नंबर की सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है, तो याद रखिएगा ये होता है वरुण के कारण, वरुण, सुनिएगा वरुण। तब सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण वरुण ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। अब देखिए अब अरुण भी याद रखिएगा, 15 डिग्री पर लेटा हुआ ग्रह ना अरुण ही होता है, अरुण जो होता है वो 15 डिग्री पर लेटा हुआ ग्रह होता है। अगला आपका 25 नंबर की सूर्य की सतह और सौर कलंक का कुल तापमान क्रमशः कितना होता है। देखिए सूर्य के सतह का जो तापमान होता है ना 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और सूर्य कलंक का मतलब पता है क्या होता है, मतलब सूर्य कलंक का मतलब बुझा हुआ भाग, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है केंद्र का। 26 नंबर की कैडमियम युक्त जल प्रदूषण में कौन सा रोग होता है, देखिए इटाई रोग होता है, इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम युक्त जल प्रदूषण से इटाई रोग होता है। ठीक है, पाड़े से अधिकता से कौन होता है, तो मिनी माता किससे होता है, तो मिनी माता होता है पाड़े की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा पेट से संबंधित रोग होता है, और आर्सेनिक सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। 27 नंबर के भारत में 5 संघीय क्षेत्र कौन है जिनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो देखिए भारत में 5 संघीय राज्य क्षेत्र कौन है जिनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो पहला आपका अंडमान निकोबार हो गया, दूसरा आपका हो गया लक्षद्वीप हो गया, सुनिएगा दूसरा कौन हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तीसरा हो गया दमन द्वीप और दादर हवेली। ठीक है, दमन और दीव हो गया, प्लस साथ में आपको पता है कि दादर नागर हवेली भी हो गया, दादर नागर हवेली ये साथ में एक ही है, इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक आपका चंडीगढ़ है, और पांचवा क्या, चौथा आपका चंडीगढ़, चौथा कौन है तो चंडीगढ़ है, चौथा कौन है चंडीगढ़, पांचवा कौन है तो लद्दाख है। ठीक है, अब देखिए
एक क्वेश्चन आता है कि दमन और दीव के साथ दादर नगर हवेली को कब मिला लिया गया, तो याद रखिए 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था कि दमन द्वीप के साथ दादर नगर हवेली को मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर की राज्य पुनर्गठन 1956 से पूर्व भारतीय राज्य को कितने भागों में बांटा गया था, तो सुनिए 4 भागों में बांटा गया था। राज्य पुनर्गठन 1956 से पहले भारतीय राज्य को 4 भागों में बांटा गया था। एक देखिए इसको बांटा गया ए बी सी डी में है, याद रखिए। ए में बांटा गया था किसको, तो ब्रिटिश राज रहेंगे। बी में बांटा गया था आपको देसी रियासत और सी में चीफ कमिश्नरी और डी में अंडमान निकोबार को बांटा गया था। 29 नंबर की भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। याद रखिए आइवर जेनिंग्स ने याद रखिएगा कि आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा था। अगला 30 नंबर की राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। देखिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन ना 2004 में किया गया था और किसकी अध्यक्षता में, तो एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। और याद रखिएगा भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा था, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनको भारत रत्न अभी हाल ही में 2024 में दिया गया। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि और 4 लोग कौन थे फ्रेंड्स। प्लीज जब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आप आंसर नहीं देते, तो प्लीज आप लोग इसके बहाने से कमेंट तो कर सकते हैं। 5 कम से कम डेटा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कौन से वो 5 भारतीय है, जिसमें तो एक बता दिया, 4 भारतीय का नाम बताइए जिसको भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया 2024 में। अगला आपका 31 नंबर किस तिथि को सन 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, तो याद रखिएगा ये 26 जनवरी को। 26 जनवरी का एक तिथि था जिसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया था। ध्यान रखिएगा 1929 में ये आया था पूर्ण स्वाधीनता अधिनियम, लाहौर अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप कब हुआ था, तो ये डेट याद रखिएगा जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में क्या हुआ था कि संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में किया गया था। देखिए जब संविधान सभा का जब बैठक हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी। एक पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि भारत की आजादी के समय सदस्य की संख्या कितनी थी, 299 थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संत कबीर किस शासक के समकालीन थे। देखिए संत कबीर ना, देखिए यहाँ से 2 डाउट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। संत कबीर किस शासक के समकालीन थे, तो ये अकबर, यहाँ से सुनिएगा अकबर के समकालीन थे। क्यों, क्योंकि अकबर के समकालीन रह के इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। लेकिन पूछे कि संत कबीर जो थे वह प्रत्यक्ष रूप से सिकंदर लोदी के समकालीन थे। प्रत्यक्ष रूप से किसके थे, सिकंदर लोदी, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है ना, प्रत्यक्ष सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए अब संत कबीर की बात करते हैं, सुनिएगा। रामायणी ग्रंथ, साखी, सबद, ग्रंथावली, रचनावली, अनुराग सागर की रचना ये संत कबीर ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि संत कबीर ने कौन कौन सी ग्रंथ की रचना की थी, तो रामायणी, साखी, सबद, ग्रंथावली, रचनावली, अनुराग सागर, इन सभी की रचना किसने की थी, संत कबीर ने की थी। 34 नंबर की राज्य विधान परिषद में कुल सीटों में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, याद रखिएगा 1/6 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। 35 नंबर की मानव शरीर में किस परजीवी की उपस्थिति के कारण मलेरिया नामक बीमारी होती है, तो देखिए मानव शरीर में प्लाज्मोडियम होती है। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होते हैं, मलेरिया होते हैं। प्लाज्मोडियम के कारण, प्लाज्मोडियम जो होते हैं, ये प्लाज्मोडियम परजीवी कारण क्या होता है कि मानव शरीर में जो है मलेरिया नामक बीमारी होता है। और देखिए प्लाज्मोडियम इसका वाहक कौन होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर की मौर्य साम्राज्य का राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था। देखिए अवंती या उज्जैन, दोनों में से कोई लिखिए। अवंती या उज्जैन का राजा था। उज्जैन का क्या था, उज्जैन का गवर्नर था। उज्जैन का राज्यपाल था, वही गवर्नर था। अगला 37 नंबर के हुनों के आक्रमण का उल्लेख किस स्तंभलेख में किया गया है तथा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। देखिए हुनों के आक्रमण का उल्लेख जो किया गया ना वो भीतरी स्तंभलेख में, भीतरी, याद रखिएगा इसका नाम है भीतरी स्तंभलेख। स्तंभलेख में क्या था, इसका निर्माण किया गया था, इसका निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को औपचारिक रूप प्रदान किया था। देखिए लंगर प्रथा को औपचारिक मतलब लिखित रूप किसने प्रदान किया था, तो अमरदास ने औपचारिक रूप से प्रदान किया था। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लंगर प्रथा को अस्थायी किसने बनाया था, तो गुरु अंगद ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया था। अगला 39 नंबर की नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा देते हुए संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, याद किया
371 के क्लाउज ए में इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर की, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं, गलत है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं है। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक है, तो आपका सही, केवल आपका 2 आपका सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है धन विधेयक। धन विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। अगर वित्त विधेयक की बात करें तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर की, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के संकल्प को कब और कहां से प्रस्तुत किया गया था? देखिए ये 1940 में प्रस्तुत किया गया था, और लाहौर से, 1940 से कहां से किया गया था? तो लाहौर से, ठीक है, लाहौर से किया गया था। और ध्यान रखिएगा इसको प्रस्तुत किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तुत किया था लाहौर से। 42 नंबर की, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के मंत्रालयों के त्यागपत्र के उपलक्ष्य में उद्धार दिवस कब मनाया गया? उद्धार दिवस मतलब मुक्ति दिवस। उद्धार दिवस मतलब मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा ये 1939 में मनाया गया था। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 1939 में मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। 43 नंबर की, सन 1942 में मोहनदास करमचंद गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए मोहनदास यानी कि गांधी जी को ब्रिटिश सेना के द्वारा 1942 में बॉम्बे से गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे से गिरफ्तार किया गया था। और ध्यान रखिएगा इनको नजरबंद ना आगा खां पैलेस से किया गया था। नजरबंद कहां से किया गया था? आगा खां पैलेस से। 44 नंबर की, अगस्त प्रस्ताव 1940 का कांग्रेस सरकार द्वारा कब अस्वीकार किया गया था? तो 1940 में अस्वीकार किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ही आया था और इसको स्वीकार किया गया था 1940 में। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो लिन लिथगो। कौन थे? लिन लिथगो थे। लिन लिथगो क्या थे? इसके वायसराय थे, इस समय वायसराय थे। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस योजना का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध को हल करता है? याद रखिएगा ये कैबिनेट मिशन योजना। सुनिएगा ये क्या हो जाएगा? तो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन ये हो जाएगा योजना। कैबिनेट मिशन योजना यानी कि कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध को हल करना था। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन जब आया था उसमें 3 थे, अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे और लॉरेंस थे। लॉरेंस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस। ठीक है, अगला आपका 46 नंबर की, 6 सितंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान ने कुछ द्वीपों को आजाद हिंद को अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया गया था। यह द्वीप कौन से थे? तो देखिए ये थे अंडमान निकोबार में द्वीप थे। कहां थे? तो अंडमान निकोबार में ये द्वीप थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की, सन 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? देखिए 1943 में ना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। और ध्यान रखिएगा महिला रेजिमेंट का नाम था क्या था? तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। ठीक है ना, और इसके महिला रेजिमेंट की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मतलब इसमें महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लक्ष्मी सहगल। कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। कौन थी? लक्ष्मी सहगल इसकी अध्यक्ष थी, महिला की। अगला 48 नंबर 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कहां से किया गया है? तो देखिए ये जो आह्वान जो 1942 में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का जो आह्वान किए थे वो ग्वालियर टैंक से किए थे। ग्वालियर टैंक बोलिए, या अगर आपका वर्धा बोलिए तो वर्धा हो गया, ग्वालियर टैंक वर्धा या महाराष्ट्र, जो भी आप आंसर लगा लीजिए। ठीक है, 49 नंबर के, सन 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए क्लीमेंट एटली थे। सॉरी, ये जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल थे, याद रखिएगा। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये क्रिप्स मिशन लाया किसने था? तो स्टैफर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन को लाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन, यहाँ पे अधिवेशन होगा, अधिवेशन से ही देशी रियासतों ने स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था? तो याद रखिए हरिपुरा अधिवेशन। आपको पता है कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके बाद ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देखिए इसमें कौन सा पुस्तक सही सुमेलित है? देखिए इंडिया डिवाइडेड मौलाना आजाद, आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं। देखिए आप क्रॉस करके मैच कर सकते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक नारायण प्रसाद ने लिखा था, ये आपका हो जाएगा इंडियन एविडेंस फ्रीडम, ये हो जाएगा मौलाना आजाद। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये आपका केवल 3 सही है। अनहैप्पी इंडिया लिखे थे लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आप मैच कर लीजिएगा, मैं आपको सही आंसर बता दिया सबका। आईएनए के युद्ध बंदियों पर कौन सा मुकदमा चलाया गया था? तो देखिए आईएनए के युद्ध बंदियों पर जो मुकदमा चलाया गया था उसको बोलते हैं दिल्ली का
दिल्ली का मुकदमा, जिसको हम लोग दिल्ली का मुकदमा को हम लोग लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाते हैं। और लाल किला मुकदमा के जो वकील थे भूला भाई देसाई थे। भूला भाई देसाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि लाल किला मुकदमा के वकील कौन थे? भूला भाई देसाई थे। अगला 53 नंबर के अंतरिम सरकार का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? देखिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था वो 1 सितंबर 1946 को किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंडित नेहरू के द्वारा किया हुआ था कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 1946 में पंडित नेहरू के द्वारा। 54 नंबर की किस सभापति ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो याद किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या हुआ था कि मध्य रात्रि में 1947 में संसद में संबोधित किया था 15 अगस्त को। ठीक है, अगला 55 नंबर की 2026 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, जो 26 की जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना है। और ये कौन से भारत की पहली जनगणना हुई थी? इससे पहले कौन सी भारत की पहली जनगणना हुई थी? तो 1881 की जनगणना जो रिपन के समय हुआ था। किसके समय? तो रिपन के समय हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर की, सन 2000 को जनगणना नीति के तहत किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो 2045 तक ये लक्ष्य रखा गया, 2045 तक। ठीक है, स्थिरता लगाई जाएगी। अगला आपका 57 नंबर की, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकीय महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो याद रखिए 1921 का जो जनगणना वर्ष है ना उसको जनसांख्यिकीय महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि लघु जो आपका है लघु विभाजन वर्ष कहा था 1951 को, लघु विभाजन वर्ष कहा था 1951 को। लेकिन क्वेश्चन आ रहा है कि पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। अगला आपका 58 नंबर की, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में किस राज्य की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है? अपेक्षाकृत कम है अन्य राज्य की तुलना में, सिक्किम की। याद रखिए किसकी कम है? तो सिक्किम की जनसंख्या क्या है? अपेक्षाकृत कम है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस आयु वर्ग या उससे अधिक आयु की कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझे और पढ़ सके लिख सके वो साक्षर माना जाएगा? तो याद रखिए 7 साल का 7 साल का बच्चा जो अगर पढ़ने आएगा लिखने आएगा तो वो क्या हो? साक्षरता माना जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 74.004% है पूरे भारत में साक्षरता दर। अगर सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है? केरल में। सबसे कम कहाँ है? तो अपना राज्य बिहार में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर की, किस पुस्तक में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था? तो याद रखिए अर्थशास्त्र का पुस्तक, अर्थशास्त्र पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला 61 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर वाले वारंट द्वारा की जाएगी? तो याद रखिएगा ये जो होगा आपका अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर वाले वारंट द्वारा की जाएगी। देखिए कैग का कार्यकाल पहली बार किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिए 1858 के अधिनियम के द्वारा कैग का कार्यकाल पहली बार आया था। ठीक है, अगला 63 नंबर की, भारत के एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। और याद रखिएगा पद मुक्ति कौन भी करते हैं? राष्ट्रपति। पद से हटा राष्ट्रपति सकते हैं। 64 नंबर की, भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस देश के अधिकृत किया गया? किस देश से लिया गया? तो देखिए कैग का ना पद लिया गया ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो ये जो करता है ना आपका लोक लेखा समिति करता है। याद रखिए लोक लेखा समिति करता है, लोक लेखा समिति करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट परीक्षण लोक लेखा समिति करता है। और याद रखिएगा ये अपना महालेखा नियंत्रक और परीक्षक जो है ना ये अपना रिपोर्ट ना राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर, कौन सा आंदोलन सुधार प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था परंतु मुस्लिम संघ द्वारा स्वीकार किया गया था? तो याद रखिए अगस्त प्रस्ताव है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया था और मुस्लिम लीग के द्वारा इसको जो है वो क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। भारत के द्वारा अस्वीकार किया गया था। अगला आप 67 नंबर की, भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था किसे कहा गया? तो कैग को कहा गया, कैग। ठीक है, कैग को कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कैग के संबंध में सही कथन कौन से? देखिए कोई भी मंत्री सदन में कैग के प्रतिनिधित्व कर सकता है? तो नहीं कर सकता, गलत हो गया। कैग के वेतन और भत्ते संचित निधि द्वारा पर भारित होते हैं, तो ये आपका सही है। तो केवल आपका 2 सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सेवा व शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ये संसद करता है। कौन करता है? तो इसका संसद करता है।
70 नंबर है क्या कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट कौन किससे सौंपता है, तो ये आपने बताया अभी अपना रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति के सौंपते हैं, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है क्या कि दादरी पशु मेला कब और कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए दादरी पशु मेला जो है ना, ये कार्तिक माह में इसका आयोजन किया जाता है। कार्तिक माह में इसका आयोजन किया जाता है और कहाँ पे, तो बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, तो बलिया यूपी में इसका आयोजन किया जाता है। अगला 72 नंबर की राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। देखिए राजहंस पर्व जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। अगला आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। अगला आपका 74 नंबर की द्वीप पर्यटन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में द्वीप पर्यटन महोत्सव मनाया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन की भारत का कौन सा मेला हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ठीक है। देखिए नवचंडी मेला, इसको लिख लीजिएगा, नवचंडी मेला। देखिए नवचंडी मेला जो है वह मेला हिंदू और मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। ये मेरठ में लगता है, ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ लगता है, तो मेरठ यूपी में इसका आयोजन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, तो आज का होमवर्क जो है वो क्वेश्चन बैंक से पेज नंबर 371 से 380 तक पढ़ना है, ठीक है। न्यू एडिशन वाला बुक से ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है उनसे। करंट अफेयर्स का पढ़ना है, परीक्षा मंथन पेज नंबर 146 से 150 में अपलोड करता हूँ, इसे देखिएगा। बायोलॉजी में पौधे तथा मानव शरीर का नियंत्रक और समन्वय, फिजिक्स में आपको विद्युत पढ़ना है, केमिस्ट्री में धातु और उनके यौगिक पढ़ने, इकोनॉमिक्स में पेज नंबर 263, 64, 65, 66, 66 पेज पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप डेली ना अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा होमवर्क, जैसे आप कंटिन्यू करते होंगे तो प्लीज आप होमवर्क नोट डाउन जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर होमवर्क डेली आप नोट डाउन करते हैं तो आपको इन फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि डेली इस प्रकार से वीडियो मैं आपको अपलोड करते रहता हूँ। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।